Good morning students, welcome back to my channel Maths and Physics by Mr. B.L. Maurya. You are studying lesson number 3 इलेक्ट्रिसिटी. आप लेसन नंबर 3 में इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है. और ये सभी वीडियोस अब आपको बच्चों एक ही चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मिस्टर B.L. मौर्य, इसी चैनल पर आपको हाई स्कूल और इंटर मैथ्स फिजिक्स सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे. टुडे आई विल टीच यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. आज आपको इस वीडियो में ये 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे. तो फर्स्ट बच्चों आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाने. मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं देखिए. जैसे कि कोई भी परमाणु होता है, चलिए हम एल्युमिनियम ले ले. एल्युमिनियम जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है, ठीक है. एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 27 होता है. तो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, और आप जानते हैं प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ये जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है इतने प्रोटॉन होते हैं. इसमें 13 प्रोटॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है. 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन सेल में होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. सेकेंड सेल में कितने हो गए, 8 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब 2 यहाँ हो गए, 8 ही हो गए, टोटल 10 हो गए. अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं. तो जो लास्ट सेल हमारी होगी, थर्ड सेल होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे. 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एक परमाणु है, उसकी लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, ठीक है. तो यदि हम एल्युमिनियम परमाणु नहीं बल्कि एल्युमिनियम की एक छड़ ले लें या एक वायर ले लेंगे, तो इसमें एल्युमिनियम के इस प्रकार के असंख्य परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे. तो ये सभी परमाणु मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं. एक ये एल्युमिनियम का मैंने वायर ले लिया है, छड़ ले लिया है. तो जब इसमें बहुत सारे एल्युमिनियम के परमाणु आ जाते हैं, तो ये जो सामान्य हमारा टेम्परेचर होता है, सामान्य टेम्परेचर पर एक उष्मीय विक्षोभ की घटना होती है, जिसके अंतर्गत ये जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पदार्थ में परमाणु को छोड़ देते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, और इस पदार्थ में मूव करते रहते हैं. इस पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं. जैसे कि गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, उसके जो परमाणु, उसके जो अणु होते हैं गैस के, वो लगातार उसमें कंपन करते रहते हैं, लगातार उसमें मूव करते रहते हैं, और सिलेंडर होता है उसकी दीवार से टकराते रहते हैं. सेम वैसे ही यहाँ पर होता है कि जो ये छड़ है, जो एल्युमिनियम का वायर है, तो इसके जो प्रत्येक परमाणु की जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको परमाणु को छोड़ देते हैं उसमें विक्षोभ की स्थिति में, और यह एल्युमिनियम का आयन बन जाता है Al++. ये आयन बन करके तैयार होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी वायर में अनियमित गति करते रहते हैं. यह बिल्कुल गैस के अणुओं की तरह, चूंकि इनकी मोशन होती है, इनकी गति होती है, अनियमित गति होती है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होती है. इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं. इनको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का एक झुंड है जो कि इस रॉड के अंदर, इस वायर के अंदर अनियमित गति कर रहा है. तो बच्चों इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो कि परमाणु की अंतिम कक्षा को छोड़ देते हैं और स्वतंत्र रूप से वायर में उपस्थित होते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है. ये सामान्य टेम्परेचर हमारा जो होता है उस पर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है. किंतु इनकी जो गति होती है किसी भी वायर में, इनकी जो किसी भी वायर में गति होती है ये अनियमित होती है. जैसे एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर को आ रहा है, ऐसे अनियमित होती है, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती है, ठीक है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहें क्या होते हैं, आप कैसे बताएंगे. किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सभी धातुओं के ही होंगे, जिनकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 या 4 हो सकते हैं सामान्यतः.
अधिक से अधिक अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 हो सकते हैं, अन्यथा वो सभी धातुएं जिनमें इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है वो सभी वैद्युत की सुचालक धातुएं अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है, तो इनके जो अंतिम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है इनको हम डिफाइन करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। देखिए, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं की जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस पदार्थ में यदि स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं उसमें विक्षोभ के टेम्परेचर पर, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या हम दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी पदार्थ के सिरों पर, अगर ये किसी पदार्थ के सिरों पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें, एक विभवांतर अप्लाई कर दें, इसको एक बैटरी से जोड़ दें, तो इसके जो पदार्थ की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब दो प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसमें विक्षोभ की अवस्था में अपनी कक्षा को छोड़कर उस पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी पदार्थ पर विभव आरोपित करें तो उसकी यदि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर उस पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दो चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके वायर में या जिनका आप अगर रॉड लेते हैं, वायर लेते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें विक्षोभ के टेम्परेचर पर ही छोड़ देते हैं अपनी अंतिम कक्षा को और उसमें अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जब विभव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री हो जाते हैं और उस वायर में या उस पदार्थ में अनियमित गति करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये अधिकतर किसमें संभव है? देखिए, जो हमारी धातुएं होती हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि इनकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि उनकी अंतिम कक्षा 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन है तो ये वैद्युत की अच्छी सुचालक वस्तुएं होती हैं। मतलब ये सभी धातुएं हैं और ये वैद्युत की सुचालक वस्तुएं हैं। अर्थात हमारा जो किसी भी पदार्थ की सुचालकता, कुचालकता और अर्धचालकता है वो किस पर निर्भर करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करती है। तो इसका मतलब हम फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही समझाएंगे विद्युत सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो सबसे पहले आप समझेंगे ये कंडक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या है, विद्युत के सुचालक क्या है। देखिए, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी वस्तुएं जो होती हैं वो सभी पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी उन पर जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर में चल सकते हैं। और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में फ्लो होते हैं तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है। ठीक है, तो आप विद्युत सुचालक किस आधार पर डिफाइन करेंगे कि यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो वह पदार्थ विद्युत का सुचालक कहलाता है। जैसे सभी धातुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती है। या आप नोट में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आता है धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि धातुओं में पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इंसुलेटर की बात आती है। कुचालक क्या होते हैं विद्युत के कुचालक। अब सुचालक की बात आई है तो आपको ये भी बता दे रहे हैं सबसे पहले कि सुचालक में सबसे अच्छी धातु कौन सी है, सबसे अच्छा सुचालक गुण किसमें पाया जाता है? तो वो होता है बच्चों चांदी में। ये तो चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं उसमें सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है। दूसरे नंबर पर आता है तांबा, तीसरे नंबर पर आता है सोना और चौथे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम।
ये एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा ये एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। तो सबसे अच्छी सुचालक धातु, जितनी भी हमारे पास धातु यहाँ मेनली पावर सारणी में पढ़ते हैं, धातु अधातु ये सब कुछ पढ़ते हैं, तो वहां से जितनी भी धातु हैं उसमें सबसे अच्छी सुचालक कौन सी विद्युत की? चांदी है। दूसरे नंबर पर तांबा है, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। अब देखिए फिर चांदी, तांबा, सोना ये हम क्यों नहीं वायर के रूप में यूज करते हैं? चांदी बहुत ही महंगी धातु है, इसके तार बनाना और इलेक्ट्रिक के लिए यूज करना संभव नहीं है। तांबा इससे सस्ता है, इसलिए तांबे के जो तार है जिसको आप कहते हो कॉपर वायर है, ठीक है, तो तांबे के तार यूज होते हैं अच्छे उपकरण में, और जो तांबे के तार भी कॉपर वायरिंग से बने होते हैं वो महंगे भी उपकरण होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सोना। ठीक है, लेकिन सोना भी ये तो चांदी से भी महंगा है, गहरे नहीं मिलते हैं, तार कहाँ से मिलेंगे, तो ये तो और भी महंगा है। ठीक है, इस वजह से इसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता है व्यवहारिक भाषा में। चौथे नंबर पर एल्यूमिनियम आता है, ये सुचालकता में चौथे नंबर पर आता है और ये सस्ता भी है इन सभी से, इसलिए एल्यूमिनियम का जो है मैक्सिमम यूज होता है। आप देखते हैं जितने भी वायर यूज करते हैं आप एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं, और कॉपर वायर जो होता है तांबे का वो महंगा होता है। तो ये कर दिया आपने, आपके लिए क्वेश्चन आता है सबसे अधिक सुचालक कौन सी धातु होती है, तो चांदी होती है। एल्यूमिनियम का चौथा स्थान है, सोने का तीसरा है, तांबा दूसरे स्थान पर आता है। अब कुचालक की बात करते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं, आप सामान्यतः तो केवल ये कह देते हैं कि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है आपकी, लेकिन क्यों नहीं होता है इस आधार पे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताएंगे कि वे सभी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत कुचालक आप दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। दूसरे आधार पर आप कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। पर्याप्त मात्रा का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, तो कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया रबर, अभ्रक हो गया, रबर है, अभ्रक है, मिट्टी है, ये सब सूखी मिट्टी, ये सब आपके क्या है विद्युत के कुचालक है। सूखी लकड़ी है, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। रबर, अभ्रक ये कुचालक के रूप में मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। प्लास्टिक है, ये सब विद्युत के कुचालक हैं क्योंकि इनमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। आप मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही डिफाइन करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो आप साधारणता कह देते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उनको हम कुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है उसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमीकंडक्टर की बात। अर्धचालक क्या होते हैं? अब इनका जो गुण होता है वो चालक और कुचालक के बीच का होता है, क्योंकि इसमें ना तो विद्युत धारा का प्रवाह अच्छा हो सकता है और ना ही बहुत खराब होता है। तो ये कैसे संभव है? देखिए, कुछ पदार्थ हमारे पास है, जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कि सामान्य टेम्परेचर पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसा भी नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना होते तो इसको हम कुचालक में रख देते, ठीक है, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते तो हम सुचालक में रख देते। इनकी अंतिम कक्षा जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये जटिल सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जब इन परमाणुओं से पदार्थ बनता है तो जटिल सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे जब जर्मेनियम की का कोई वायर हम ले लें या सिलिकॉन का ये वायर ले लें तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम उपलब्ध होते हैं। 10 की पावर 9 परमाणु जब लेंगे तो उसमें कहीं 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आपको समझ पा रहे हैं? अर्थात ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सुचालकता और कुचालकता के बीच का गुण पाया जाता है, अर्थात सामान्य अवस्था में इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है। 10 की पावर 9 परमाणुओं में कहीं 1 इलेक्ट्रॉन केवल उपलब्ध है। ठीक है, किंतु यदि इनमें कुछ भौतिक परिवर्तन कर दें, इनमें कोई अपद्रव्य मिला दें या इनको गर्म कर दें, कुछ ऐसी भौतिक प्रक्रियाएं कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और ये विद्युत की सुचालकता का गुण कुछ न कुछ थोड़ा बहुत धारण कर लेते हैं।
तो आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे? ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, किंतु कुछ भौतिक परिवर्तन कर देने से, जैसे कोई अपद्रव्य मिला देने से या इनको गर्म कर देने से इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो ये मुख्य आपके अर्धचालक है जर्मेनियम और सिलिकॉन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये अर्धचालक जो है उनके कोई दो उदाहरण दीजिए, तो क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत धारा क्या होती है। देखिए, जैसे कि ये आपका कोई वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट करंट तो यहाँ पर नहीं फ्लो हो रहा है अभी। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें और मूव भी कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? लेकिन मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। उनकी डायरेक्शन ऐसी है कि एक दूसरे को अपोज कर दे रहे हैं और उनका जो वेलोसिटी है अल्टीमेटली वो शून्य हो जाती है। तो जब इसमें हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, किसी बैटरी से इसको हम जोड़ देते हैं इस वायर को, तब क्या होता है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। पहले से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका जो मूवमेंट था वो एक ही डायरेक्शन में नहीं था, डिफरेंट था, इसलिए उनमें इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इसके बीच हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बैटरी से इसको हम जोड़ देते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम से किधर की ओर मूव करेंगे? पॉजिटिव प्लेट की ओर। पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अर्थात इस एल्युमिनियम के वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सभी एकदम से किधर मूव करने लगते हैं? प्लस प्लेट की ओर, और ये माइनस से निकलकर ये राउंड करने लगते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। देखिए, आप इस पूरे क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। यहाँ पर इधर से आप ऐसे कर सकते हैं, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है इतना, तो इसका मतलब इसमें चार्ज भी मूव करने लगा, आवेश भी चलने लगा, अर्थात इस वायर में आवेश का प्रवाह होने लगा। समझ में? अभी तक इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन थे लेकिन आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं हो रहा था। जैसे आपने बैटरी लगाया तो इसकी प्लस प्लेट की ओर एकदम से यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस पर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें चार्ज भी मूव करने लगेगा, अर्थात आवेश भी इसमें प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, अब इसमें आवेश प्रवाहित होने लगा है, तो एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है? इस पॉइंट को आप ले लीजिए सी, तो यहां से आप देखिए कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो गया है, उसी को कहते हैं वैद्युत धारा। हमने क्या कहा? किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? किसी भी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात यहाँ पर समय हमने कितना लिया है? एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम t समय ले लेते हैं तो हम यहाँ पर एक सेकंड नहीं कहेंगे, आवेश के प्रवाह की समय दर। जब हम किसी भौतिक राशि को समय से भाग करते हैं तो इसको समय दर कहते हैं। तो और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा, क्योंकि जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसको समय दर कहते हैं। तो दो प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो बच्चों कि किसी भी परिपथ में एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि समय एक ले ले तो एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आपने देखा जब आवेश प्रवाहित हुआ तभी वैद्युत धारा प्रवाहित हुई, अगर आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो वैद्युत धारा के दो प्रकार के डेफिनेशन आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ये करंट की डायरेक्शन, अभी तो इसमें मात्रक वगैरह भी देख लीजिए। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर क्या है? चार्ज है। टी क्या है? टाइम है। तो अगर यहां से आप यूनिट निकालते हैं, यहां से आप इसका मात्रक निकालते हैं, तो ये आएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ये इसका
एसआई मात्रक है। तो दो मात्रक आप यूज कर लीजिए। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये एम्पियर है, और मात्रक दूसरा जो फार्मूला से निकाला वो होता है कूलाम पर सेकंड होता है। और यह जो वैद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। इसके बारे में आप श्योर हो जाइए कि ये अदिश राशि, क्योंकि इसको कुछ लोग इसको सदिश बोल देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसमें तो एक दिशा होती है, इसमें एक दिशा होती है कि ये जो धारा है किसी फिक्स दिशा में चलती है, फिक्स दिशा में चलती है। लेकिन बच्चे इसको अदिश किस आधार पर माना गया है, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये करंट फ्लो जो है ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करता है। जब किसी वायर में प्रवाहित होता है तो किसी भी जंक्शन पे, किसी भी संधि पर ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको अदिश में रखा गया है। ठीक है, विस्तार से आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखिए हमने कहा ये जो चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वो चलते हैं किधर से किधर की ओर, ये देखो चल रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, ये देखो प्लस की ओर आ रहा है और माइनस की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो चलते हैं प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस ये माइनस, और प्लस से माइनस की ओर कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सिंबल से ही समझ सकते हैं। और जो करंट होता है इसके जस्ट अपोजिट चलता है, करंट चलता है प्लस से माइनस की ओर, करंट ऐसे चलेगा इसके जस्ट अपोजिट, आई करंट ऐसे फ्लो होता है, समझ गए। करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। चार्ज चलता है माइनस से प्लस, सर इसको सही कर लीजिए, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन चलता है, और करंट चलता है प्लस से माइनस की ओर। ये इसमें तीर का डायरेक्शन भी आप चेंज कर लीजिए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो माइनस से प्लस की ओर, और जो करंट चलता है वैद्युत धारा आई चलती है ये चलता है प्लस से माइनस की ओर। ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं माइनस से प्लस की ओर, और जो करंट चलता है वो चलता है प्लस से माइनस के। अब देखिए करंट की डायरेक्शन तो है, फिक्स है डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर। नेक्स्ट क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे क्यों स्केलर और क्यों वेक्टर, हम इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये आप सब कुछ जान लिए हैं। और करंट फ्लो सबसे अधिक किस धातु में अच्छा होता है, चांदी में, भी बता चुके हैं। इसके बाद वैद्युत विभव की बात आती है। वैद्युत विभव क्या है, देखिए जैसे ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ कोई Q आवेश होगा, उसके कारण यहाँ पर चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, जो आवेश होता है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगर कोई आवेश हम अनंत से यहाँ पर लाते हैं, ये परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश क्या होता है, एक बहुत ही छोटा धन आवेश होता है। इसको अगर हम अनंत से इसकी ओर लाते हैं तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इसको लाने में क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। ठीक है, तो इसको अगर हम इसकी ओर लाएंगे तो ये तो इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो इसको यहां से यहां तक अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही इस बिंदु पर विभव कहेंगे। हमें क्या होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विभव कहते हैं। समझ पा रहे हैं। दूसरे प्रकार से क्या कह सकते हैं कि यदि हम ये परीक्षण आवेश एकांक ले लें, एक कूलाम का ले लें, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहां पर देखिए एक मैंने कर दिया, क्या कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक का मतलब एक कूलाम, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विभव कहते हैं। केवल कार्य, क्योंकि परीक्षण आवेश हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो दो डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी भी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। या दूसरी दे सकते हो, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। तो ये विभव का फार्मूला हो गया W/Q0। यहाँ पर Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है।
अब इसका मात्रक जो होता है वो यहां से निकालेंगे तो आएगा जूल, क्योंकि ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और ये आवेश है इसका क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। और जो दूसरा मात्रक होता है इसका वो होता है वोल्ट, वोल्ट ये जो है ये एसआई मात्रक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप विभव को भी समझ गए हैं, बना लीजिएगा। अब विभवांतर समझ लीजिए, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए विभव में हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आए थे आवेश को। अब विभवांतर में क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। समझ पाए। देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप अगर परीक्षण आवेश को एकांक कर दें तो एकांक से परिभाषा दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्योंकि जब एकांक कहते हैं यहाँ एक आ जाएगा तो डेल्टा भी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन केवल चेंज है, मात्रक वही आएगा क्योंकि डब्ल्यू अपान क्यू नॉट ही है और मात्रक यहाँ पर एसआई भी वोल्ट ही होगा। ठीक है, और ये जो है विभव, ये जो है अदिश राशि, ये दोनों ही अदिश राशियां हैं, अदिश भौतिक राशि। इलेक्ट्रिक में जितना भी अभी हम पढ़ा रहे हैं सब अदिश ही, आवेश भी, वैद्युत धारा भी और विभव भी, सब कुछ अदिश भौतिक राशियां थी। तो इस प्रकार से बच्चों आप नोट्स कंटिन्यू बनाते जाएं और आप चाहें तो वीडियो से ही सारी डेफिनेशंस हम बोल रहे हैं उनको रोक रोक कर देखें और उससे आप नोट्स बना सकते हैं। आपको नोट्स यदि ना भी अवेलेबल अलग से हम कराएं तो वीडियो में सारी डेफिनेशंस हम बोलते हैं, वीडियो को रोक रोक करके सारे नोट्स आप बना सकते हैं। नोट्स बनाते जाइए और इसमें कुछ भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ा जा रहा, आप विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह इसको एंजॉय करिए। और आप चूंकि न्यू कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो इस पर डालेंगे आपको जस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तो ग्रुप में डालने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और भविष्य के लिए कभी भी इसको आप अगर जानना चाहते हैं, ग्रुप से डेल हो गया मान लीजिए, तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।